Assalamu alaikum, welcome to CSS Examined Students, and today we are going to discuss about the causes of Great Depression, और ये भी एक important topic है और this topic will help us in understanding कि क्या circumstances थे जिनको रूजवेल्ट ने subsequently over time address किया। वो आप मेरी रूजवेल्ट की न्यू डील की वीडियो में देख लें। एंड ग्रेट डिप्रेशन इन itself is a very important topic, इसके ऊपर सवाल भी आ चुका हुआ है। So let's discuss सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है। पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ग्रेट डिप्रेशन है क्या। इट इज़ द बिगेस्ट मार्केट डिप्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जहाँ पर द एम्प्लॉयमेंट लेवल रीच टू दैट लेवल दैट अनएम्प्लॉयमेंट दैट प्रोबेबली अराउंड 60 to 70% ऑफ द पीपल वर अनएम्प्लॉयड एंड इकोनॉमी वॉज नॉट रोलिंग आउट, एंड डिस्पाइट लो प्रोडक्शन, कम प्रोडक्शन की वजह से, एग्रीकल्चर के बावजूद कम प्रोडक्शन की वजह से प्राइसेस नहीं बढ़ रही थी, बिकॉज नो वन हैड द मनी टू पे। तो इस वजह से ग्रेट डिप्रेशन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इसकी कुछ कॉजेज हैं, लेकिन इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझने की जरूरत है कि हुआ क्या था। पहले ये समझने की जरूरत है कि कुछ बेसिक कॉजेज थी जो हम आगे पढ़ेंगे, जिनको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। दीज आर द कॉजेज। इन कॉजेज की वजह से हुआ क्या कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई 29 अक्टूबर को 1929 में। होता ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जितने कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, जब वो ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं तो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते थे उस ज़माने के अंदर। वो उसकी वजूहात हम आगे पढ़ेंगे, ये कॉजेस के अंदर लिखा हुआ। तो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की वजह से क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक अजीब सी हमने एनवायरनमेंट क्रिएट की हुई है, जहाँ पर एज सच डिमांड कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ डिमांड क्रिएट की हुई है और लोग इन्वेस्ट करे जा रहे हैं और सब्सिक्वेंटली ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, ऑयल की चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई, लेकिन लेने वाला कोई नहीं, एंड द होल इकोनॉमी क्रैश। तो ये स्टॉक मार्केट का जो था ये क्रैश था, स्टॉक्स क्रैश। हुआ ये कि स्टॉक के क्रैश होने की वजह से जिन बैंकों ने लिक्विड डेट दिया हुआ था, मिसाल के तौर पे मुझे लोन दिया हुआ था, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाईजान हमें लोन दें, वापस दें हमसे लोन। अब मैंने भी स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, मेरे भी फंस गए हैं, मैं कहाँ से लोन वापस करूंगा। अब मैं लोन वापस नहीं कर रहा तो डिस्ट्रेस सेलिंग होगी और बैंक रन होना शुरू हो गए। लोग भी भाग के पहुंचने लग गए बैंकों के पास कि भाईजान आपके पास जो हमारा पैसा डिपॉजिट है आप वो भी हमें वापस कर दें। वो भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। इससे क्या हुआ कि जो मार्केट के अंदर मनी था या पैसा था या कैश था या क्रेडिट था वो ड्राई डाउन हो गया, उसकी कंट्रैक्शन होना शुरू हो गई। वो पैसा अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो लोगों के पास वो पीपल आर लेफ्ट विद नो मनी। और जब कंट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई होना शुरू हो गई तो इसका मतलब ये है जो गाड़ियों की या चीज़ों की कीमतें थी वो गिरना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अब इन्हें कोई लेने वाला ही नहीं। जब एसेट्स की प्राइसेस नीचे गिरना शुरू हो गए तो लोगों ने बैंकरप्सीज फाइल करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, अब हम कहाँ से आपको पैसे देंगे। जब बैंकरप्सीज फाइल करना शुरू कर दी नेचुरली, तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो क्रैश करना शुरू कर गई। और जब इकोनॉमी क्रैश करना शुरू कर गई तो लोगों के पास प्रॉफिट्स जो जनरेट कर रहे थे वो भी जनरेट करना छोड़ दिए, प्रॉफिट्स भी बनाना छोड़ दिए, चीज़ें बिक ही नहीं रही, चीज़ें खड़ी हो गई। जब प्रॉफिट्स गिरना शुरू हुए तो इसका मतलब ये है कि अब प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कोई चीज़ क्यों बनाएगा, तो इसका मतलब है चीज़ें बनना बंद हो गई। और जब चीज़ कोई नहीं बनाएगा तो एम्प्लॉयमेंट क्यों होगी, एम्प्लॉयमेंट गिरना शुरू हो गई। और जब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो फिर ट्रेड किसने कर रही। सो द होल इकोनॉमी वाज गोइंग डाउन। और इसकी वजह से क्या हुआ, एक पेसिमिज्म हो गया और कॉन्फिडेंस का लॉस हो गया कि अब तो इकोनॉमी नहीं चल सकती। एंड एवरीवन स्टार्टेड टू होल्ड देयर मनी, जिसके पास जितना पैसा था उसने होल्ड करना शुरू कर दिया। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच द ग्रेट डिप्रेशन प्रोग्रेसेस। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि ये दिन क्यों आया। वाई डिड द स्टॉक मार्केट क्रैश। स्टॉक मार्केट के क्रैश करने की जो अंडरलाइन प्रॉब्लम्स थी वो ये थी कि इनइक्वालिटी थी एट द रूट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओवर प्रोडक्शन जो थी उसकी वजह से क्या था कि चूंकि ओवर प्रोडक्शन, लोग, पैसा मेरे पास है ही नहीं, गरीब आदमी को पैसे नहीं है, सिर्फ अमीर आदमी के पास पैसा है। और अमीर आदमी अपना पैसा जो है उसको आउटपुट और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करी जा रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाई जा रहा है। तो खरीदने वाला कौन है? सो नो वन वॉज देयर टू बाय। तो जनरली ये जो कॉन्सेप्ट था कि चीज़ें ज़्यादा बनाओ, ये सब स्पेकुलेटिव था, खरीदने वाला तो कोई था ही नहीं। तो द इकोनॉमी हैड टू गो डाउन। लार्ज स्केल कंज्यूमरिज्म था, फ्यूल्ड बाय क्रेडिट बाइंग। किसी ने पैसे दिए, क्रेडिट दिया
और कि जी आप हमसे किस्तों के ऊपर जिस तरह आजकल सामान ले लें, और लोगों के पास काम है ही नहीं कि वो अपनी किस्तें चुका सकें, तो बैंकों की जो किस्तें थी वो फॉल करना शुरू कर दी। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस और इकोनॉमी की कंट्रैक्शन होना शुरू हो गई। कंज्यूमर डर गया, कंज्यूमर जो था वो उसने कहा कि भाई मेरे पास तो इतना मेरे पे लोन आ गया है, मैंने इतनी किस्तें पे चीज़ें ली हुई हैं, मैं ये कहाँ से पे करूँगा। इवन एट दैट टाइम ये किस्तें कोई ये वाली नहीं है जो पाकिस्तान में आजकल चल रही है, दैट इज़ थ्रू द बैंक्स। तो वो कॉन्फिडेंस, और जब वो उसने अपना पैसा विड्रॉ करने की कोशिश की बैंक से, बैंक ने वो देने से इनकार कर दिया, बैंक ने कहा हमारी किस्तें दो, वो सारा कॉन्फिडेंस कंज्यूमर जो है बेचारा वो गिरने लग गया। जब कंज्यूमर गिरने लग जाए तो फिर चीज़ें किसने खरीदनी है। एंड देन नेचुरली ब्लैक ट्यूसडे को क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट ने अपना नेचुरल डिप लिया। अब ब्लैक ट्यूसडे 29 अक्टूबर को ही सारी मार्केट क्रैश नहीं करेगी, अगला पूरा हफ्ता ये क्रैश ही करती रहेगी। वो हल्का सा डिप आया, वो हल्का सा डिप जो आया था वो एग्जैजरेट हो गया इन द सेंस कि अब लोग जो थे वो डरना शुरू हो गए। हर बंदे ने डिस्ट्रेस में सेलिंग शुरू कर दी कि पता नहीं इकोनॉमी गिरने लगी है, और वो फिर सब्सिक्वेंटली मजीद गिरती गई और फिर क्या हुआ कि वो इट क्रैश्ड। वेब ऑफ वॉर डेब्ट्स, अब क्रेडिट लोगों के पास कहाँ से होगा? लोगों के पास तो क्रेडिट टैक्स की फॉर्म के अंदर जर्मनी के अंदर से पैसा निकाला जा रहा है, जो मुल्क हार चुके हैं जंग उनसे पैसे लिए जा रहे हैं वॉर रेपरेशंस की फॉर्म में। वॉर जब हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 उसके कंक्लूजन के ऊपर जर्मनी ने पे करना था वॉर रेपरेशंस की फॉर्म में टू फ्रांस। तो अब उसे कहाँ से करना है? लोगों से पैसा लेके करना है। तो जब लोगों से पैसा लेके उन्होंने हुकूमतों को दे दिया तो लोगों के पास तो खरीदने के लिए पैसा ही ना रहा, तो इकोनॉमी हैड टू गो डाउन। सो ये अंडरलाइन प्रॉब्लम्स। अब इसमें पॉलिसी इश्यूज भी थे। पॉलिसी इश्यूज जिन्होंने बढ़ाया डिप्रेशन को वो ये था कि हॉली स्मूथ टैरिफ, ये टैरिफ प्रोटेक्टिव पॉलिसी थी कि जी हमारी लोकल जो इंडस्ट्री है वो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा compete कर ले, ज़्यादा अच्छी चल रही तो टैरिफ लगा दिया, प्रोटेक्टिव टैरिफ लगा दिया। क्या होता है प्रोटेक्टिव टैरिफ? कि जी हमने कहा कि अगर पाकिस्तान में कपड़ा 10 रुपये का मिल रहा है, तो अगर बाहर 2 रुपये का मिल रहा है तो उसका मतलब है लोग तो बाहर से लेंगे। तो हमने ये कहा कि नहीं, लोग जो 10 रुपये है ना वो उसके ऊपर टैक्स देंगे। तो अब लोगों को बाहर से कपड़ा कितने का मिला? 12 रुपये का मिला। तो जब 12 रुपये का लोगों को कपड़ा मिला तो पीछे आपका कपड़ा 10 रुपये का है, तो अब आप किससे लेंगे? तो आप लेंगे पाकिस्तान में लोकल से। तो ये प्रोटेक्टिविज्म की पॉलिसी क्रिएट कर रही। इस पॉलिसी का नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड खत्म हो गई। जब ट्रेड खत्म हो गई तो ओवरऑल दुनिया के अंदर फैक्ट्रियां क्लोज होना शुरू हो गई, डिमांड बंद हो गई और ओवरऑल डिप्रेशन, ग्लोबल डिप्रेशन शुरू होना शुरू हो गई। और ये था अच्छा लिबरल इकोनॉमी ये कहती थी कि जी मोनोपोली है तो मोनोपोली को चलने दो, जो पैसा ज़्यादा कमा रहा है उसको ज़्यादा कमाने दो, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा बना रहा है तो उसको ज़्यादा बनाने दो। इनइक्वालिटी को सपोर्ट करती थी इन अ वे कि हुकूमत जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो अब जब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए और नीचे वाले लोगों के पास पैसे नहीं रहे तो फिर नेचुरल कॉन्सिक्वेंस यही है कि नीचे ऊपर वाला उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करी जा रहा है और उसको खरीदने वाला ही कोई नहीं। फिर हैमिल्टन का फियर था, ये एफ लगाना है, फियर ऑफ सेंट्रल बैंकिंग एंड डीरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हैमिल्टन का ये कॉन्सेप्ट था कि मतलब ये हैमिल्टोनियन फियर है, ये एक लफ्ज़ है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अलेक्जेंडर हैमिल्टन की बात कर रहे हैं, फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। वो ये कहता था कि वी डू नॉट नीड टू हैव अ सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब वो सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था नहीं, हर बैंक जिससे डिपॉजिट पकड़ता था इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन करता था, सट्टेबाजी करता था। तो अब बैंकों को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, और जब सट्टे खेल खेल के लॉस होना शुरू हो गया और लोग भागते हुए गए बैंक के पास कि भाई हमारे पैसे कहाँ पे हैं, तो बैंकों ने कहा तो हम तो लूज कर चुके हैं, बैंक पे नहीं कर सका। तो क्या हुआ कि ओवरऑल इकोनॉमी क्रैश कर गई, लोगों के पैसे सारे डूब गए। इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक बाद में ग्लास-स्टीगल एक्ट लेके आता है कि भाई आप जो है ये इस तरीके से नहीं कर सकते कि अगर बंदे ने आपको पैसे जमा कराए हैं तो आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके पूछे बगैर। तो इसको ग्लास-स्टीगल एक्ट बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो राइज इन डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंट प्राइस होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आप तब हाई करते हैं जब आपने मनी हुकूमत को चाहिए होता है। जब हुकूमत गिरने लगती है तो इंटरेस्ट रेट जनरेट करके तो पैसा जो होती है वो इकोनॉमी से निकालना शुरू कर देती है और बैंकों के पास आ जाता है, बैंकों से वो लोन की फॉर्म में खुद ले लेती है। तो ये वाला काम उसने शुरू कर दिया, हुकूमत ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब आपको बैंक में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो लोगों ने सारे पैसे जाके बैंक में जमा करा दिए, बैंक ने उल्टा काम किया, उठा के वो स्टॉक मार्केट में सट्टे में लगा दिए और सारे के सारे पैसे जो है उड़ा दिए। सो व्हाट विल हैपन? द इकोनॉमी विल गो डाउन। फिर इसमें ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आई, वो ये कहता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई थी। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है कि क्यों हुआ ग्रेट डिप्रेशन। वो कहते हैं कि पैसा लोगों के पास इतना ज़्यादा आ गया कि कीमतें बढ़ना शुरू हो गए और कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल चली गई।
एक ये थिंकिंग है। दूसरी मॉनेटरी पर्सपेक्टिव है, वो कहते हैं नहीं, मनी सप्लाई जो थी वो कम हो गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, मनी सप्लाई कम हो गई, लोगों के पास क्रेडिट ही नहीं रहा काम करने के लिए, इकोनॉमी के अंदर पैसा ही नहीं रहा और वो सारा बैंकों में चला गया और बैंकों ने वो सारा लुटा दिया इन फॉर्म ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। तो इस वजह से मनी जो थी वो रिड्यूस हो गई, इस वजह से क्रैश आया। ये मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशंस हैं, हमने सारी लिखनी होती है, हमें किसी को सपोर्ट नहीं करना होता। उसके बाद केन्जियन इकोनॉमिक व्यू है, वो ये कहता है कि नहीं, असल मसला तो था ही ये नहीं, असल मसला ये था कि हमारी हुकूमत कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रही थी और कोई बड़ा बायर ही मार्केट में नहीं था। बायर मरा मार्केट में हो तो मार्केट एकदम से चलना शुरू हो जाती है, मार्केट को पता लग जाता है भाई हमारा सामान बिकेगा। अब बड़ा मार्केट में बायर ही नहीं है, सो हुकूमत वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग। सो वन ऑफ द रीजंस केन्जियंस थिंक वो ये है दैट लो एक्सपेंडिचर हुकूमत का जो था उसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। अब ग्लोबल इश्यूज भी थे, इंटरनेशनल लेवल पे भी था। वो क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज थी, उससे ग्लोबल डिमांड रिड्यूस हो गई और जो वॉर हुई थी वर्ल्ड वॉर 1, उसके फौरन बाद अब इकोनॉमी रिवाइव तो नहीं हो सकती, उसके फौरन बाद इकोनॉमी तो खड़ी नहीं हो सकती। जो लॉस हो चुका है वो हो चुका हुआ है, इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, फैक्ट्री तबाह हो चुकी है, इट विल टेक इट्स टाइम। तो ग्लोबल डिमांड और ग्लोबल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स वो रिड्यूस होना शुरू। सो ये है कॉजेस। अब इसके इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं। ग्रेट डिप्रेशन के इफेक्ट क्या हुआ कि इसने एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आया जिसको आप केन्जियन इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसको आप ये कहते हैं कि हुकूमत खरीदार की हैसियत से मार्केट में जंप कर लेती है, हुकूमत अपना हजूम बढ़ा लेती है, हुकूमत लेजर फेयर के ऊपर बिलीव नहीं करती, इकोनॉमी पे फ्री मार्केट इकोनॉमी पे बिलीव नहीं करती। वो कहती है कि मैं आके हेल्प करती हूँ, मैं लोगों में इन्वेस्टमेंट करती हूँ। तो ये है राइज ऑफ द केन्जियन इकोनॉमिक्स और इसकी बहुत से एलिमेंट्स हैं। वन अमंग्स देम इसका पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देते हैं। अब इसको एरा ऑफ कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म भी कहा जाता है और हूवर को, जो कि प्रेसिडेंट था एट द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं था। उस ज़माने में ये सच पर्सपेक्टिव ही एग्जिस्ट नहीं करता था। उस ज़माने में फ्री मार्केट इकोनॉमी थी, लेजर फेयर था, खबरदार कोई बंदा भी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा हुकूमत की तरफ से। फिर गोल्ड स्टैंडर्ड था। अब गोल्ड स्टैंडर्ड इफेक्ट ये होता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर जब आपकी भी इकोनॉमी है और आपकी भी इकोनॉमी है, तो अगर मेरे पास से पैसा खत्म हुआ है गोल्ड, तो गोल्ड का रिपल इफेक्ट जो होता है वो दूसरे की इकोनॉमी पे भी जाके करता है। इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है कि हाउ गोल्ड स्टैंडर्ड अफेक्ट्स द इकोनॉमी और द ग्लोबल मार्केट उस जमाने में। बाद में तो ब्रेटन वुड सिस्टम सब्सिक्वेंटली मेरे ख्याल में निक्सन कंसेंसस के टाइम के अंदर ये गोल्ड वाला स्टैंडर्ड खत्म कर दिया गया था निक्सन के टाइम पीरियड में। उससे पहले अलबत्ता अगर अमेरिका में डिप्रेशन आ रहा है तो उसका इफेक्ट ओवर आपको वर्ल्ड में नजर आता था। कैसे आता था, आई हैव डिस्कस दैट इन माय वीडियो। तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड और रिपल ऑफ अमेरिकन क्रैश जो था वो आपको पूरी दुनिया में मिला और उसका आप कॉन्सिक्वेंसेज दे सकते हैं कि जर्मन बैंक कोलैप्स कर गया 1931 में और ब्रिटिश बैंक भी कोलैप्स कर गया। फिर इसके इफेक्ट में आप ये देखते हैं कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट आता है और वो बहुत ज़्यादा एग्जेक्टिव पावर्स, न्यू डील, हुकूमत ये करेगी, हुकूमत ये करेगी, हुकूमत लोगों को प्रोवाइड करेगी, नौकरी प्रोवाइड करेगी, हुकूमत लोगों को काम प्रोवाइड करेगी, हुकूमत लोगों से प्रोड्यूस खरीदेगी। तो जब इतनी चीज़ें हुकूमत करेंगी तो फिर हुकूमत का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और फिर हुकूमत की मर्जी चलती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो था ये लेजर फेयर के बिल्कुल मुतरादिफ है, तो हुकूमत इंक्रीज़ हो जाती है। और फेलियर ऑफ हूवरविली एंड सक्सेसफुल बिल्ड अप, अब इसी के नतीजे में फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो है वो ऑफिस में आता है और वो फिर अपने अल्फ़ाबेट सूप, ये हमने फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की सीरीज जो है न्यू डील वाली, उसके अंदर कंप्रीहेंसिवली पढ़ा हुआ है, उसको आप वहाँ से देख लें। तो ये फैक्ट है, ये फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट का इनफैक्ट प्रेसिडेंट बनना भी जो है वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन है। उसके बाद आपके पास पॉवर्टी आ जाती है। पॉवर्टी जो है दैट ब्रिंग्स फैशिज्म, और यही टाइम पीरियड था जिसके अंदर हिटलर जो है वो भी यूरोप के अंदर आता है, म्यूजिलिनी इटली के अंदर आता है, हिटलर जर्मनी के अंदर आता है, और वो राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। जब गुर्बत होती है तो गुर्बत नेचुरली जो होती है वो फैशिज्म और गुस्सा लेके आती है और इस तरीके की चीज़ें लेके आती है। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट ये हुई कि आप देख सकते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन के फ़ौरन बाद जब प्रोड्यूस ही कोई नहीं बना रहा तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होनी है, एम्प्लॉयमेंट तो कोई बंदा कर ही नहीं रहा, तो नेचुरली मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि बोनस आर्मी के मार्चेस शुरू हो जाते हैं। बोनस आर्मी वो थी जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर दे हैड सम क्लेम्स कि हुकूमत ने हमें कोई पैसे देने हैं, ये सोल्जर्स थे, तो इन्होंने इकट्ठे हुए और ये चल पड़े वाशिंगटन के ऊपर मार्च करने के लिए, और उन्होंने जाके कहा कि जी आप हमें पैसे दें। ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज ग्रेट डिप्रेशन में लोग अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो फिर ये तो होना था। इसके बाद डिफ्लेशनरी साइकिल दैट कॉज द हॉल्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब प्रोडक्शन कोई नहीं हो रही, कोई भी चीज़ नहीं बन रही,
तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर उस चीज़ की डिमांड ओवर टाइम रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और प्राइसेस जो होती हैं मार्केट के अंदर क्रैश करना शुरू कर जाती हैं। ये बड़ा अजीब साइकिल होता है। इसके अंदर प्रोडक्ट भी कोई नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन उसकी प्राइसेस भी नहीं बढ़ रही होती। वो उसकी वजह ये होती है कि मिसाल के तौर के ऊपर जब ग्रेट डिप्रेशन अल्लाह ना करे आ जाए अगर हमारे ज़माने में, तो अब हमने फिर टोयोटा कोरोला या कैमरी या प्राडो या लैंड क्रूजर तो नहीं ना लेनी, फिर तो हमने अपने घर का सामान लेना है। तो वो जो लैंड क्रूजर 1.5 करोड़ की है या 2.5 करोड़ की है, वो फिर 80 लाख की बिकेगी, वो 50 लाख की बिकेगी। तो फिर जो लैंड क्रूजर बाहर से मंगवाते हैं 60-70 लाख की, उनको फ़ायदा क्या मंगवाने का। तो ये डिफ्लेशनरी साइकिल जो है ये भी चलना शुरू हो जाता है साथ साथ ही इसी के कॉन्सिक्वेंसेस में। फिर क्या है ग्रेट डिप्रेशन, वो फाइनेंशियल मार्केट्स टोटल डिस्ट्रॉय हो जाती है, लोगों की सेविंग्स उड़ जाती हैं, सारी तबाह हो जाती हैं। और इसी के एवज में बाद में क्या होता है कि ग्लास-स्टीगल एक्ट आता है, वो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट लेके आता है। वो ये है कि भाई अगर मैंने कंज्यूमर बैंक को जाके अपने पैसे जमा कराए हैं कि सेव करो, तो वो सेव करें। अगर वो पहले क्या करता था कि वो पैसे उठा के मार्केट में अर्निंग के लिए, सट्टा करने के लिए, स्पेकुलेशन के लिए स्टॉक मार्केट में लगा देता था। अब ग्लास-स्टीगल एक्ट के बाद ये हुआ कि नहीं, कंज्यूमर बैंक जो है वो नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता, इन्वेस्टमेंट बैंक अलग होगा। अगर मैंने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट बैंक ने देना है तो मैं इन्वेस्टमेंट बैंक में जमा करा दूं, वो मुझे हिस्सा देगा जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन कंज्यूमर बैंक जो है वो ये हरकत नहीं कर सकता। तो क्यों? उसकी वजह ये थी कि लोगों की सेविंग सारी उड़ा दी थी स्टॉक मार्केट्स की स्पेकुलेशन के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट्स ने। फिर फार्म फेलियर्स, ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो गई। Everyone was producing agriculture produce, no one was taking the agriculture produce। आपकी ज़रूरत इस तरह के सर्कमस्टांसेस में ये नहीं होती कि अब आपको चेरी भी मिलेगी और लीची भी मिलेगी और आम भी मिलेगा। ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप कहते हैं भाई हमें रोटी मिल जाए। तो वो जो रोटी वाली सेगमेंट था वो किसी ने डेवलप नहीं किया था और ओवर प्रोडक्शन कर ली किसके अंदर के मतलब इस तरह की आप कह सकते हैं कि आशाइशों के अंदर ओवर प्रोडक्शन हो गया, और नेचुरली फिर वो उस ओवर प्रोडक्शन को किसी जगह एडजस्ट होना था। और एडजस्ट आयरॉनिकली ऐसे होता है दैट वहाँ पर पिग्स दे यूज इट फॉर मीट। तो उन्होंने फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने पिग फार्म्स के अंदर पिग को जलाने के लिए और उनको मारने के लिए बाकायदा पैसे दिए। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपन एज अ कॉन्सेप्ट। और आयरनी ये है कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है और वहाँ पर ये हो रहा है। उसकी वजह ये है कि मार्केट के अंदर प्राइसेस को स्टेबल करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन है पिग्स की कि वो जो आई मीन द प्राइस हैज़ गॉन डाउन। बंदा कोड़ियों के भाव देने के लिए तैयार है और लेने वाले के पास लेने के पैसे भी नहीं है। तो फिर हुकूमत नहीं लेके देना था, तो हुकूमत डिसाइडेड कि किल देम ऑल इन अ वे कि हम उसको सिर्फ सेगमेंट एक खास क्वांटिटी तक प्रोड्यूस करेंगे ताकि प्राइसेस नॉर्मली ऊपर जाए, ताकि उनको भी प्रॉफिट हो, जो फार्म वाला है जो बना रहा है उसको भी कोई फ़ायदा हो। उसको फ़ायदा होगा तो फिर नेचुरली इकोनॉमी चलेगी। उसके बाद डेफिसिट स्पेंडिंग एंड टैक्स कट एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस था। डेफिसिट स्पेंडिंग ये है कि केन्जियन इकोनॉमिक्स ये कहती है कि अगर आपकी लोग नहीं पैसा लगा सकते मार्केट के अंदर तो हुकूमत पैसा लगाए, और अगर हुकूमत के पास पैसा नहीं है तो वो लोन लेके पैसा लगाए, ताकि क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट है वो एक्सपैंड करेगी, मार्केट के अंदर ग्रोथ ज़्यादा होगी। इसको आप कहते हैं डेफिसिट स्पेंडिंग। और टैक्स कट क्या है? नेचुरली जब इकोनॉमी सारी गिरी हुई है तो टैक्स तो रिड्यूस करने हैं, तो ये भी हुए उसके कॉन्सिक्वेंसेस में। और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ये है कि आपने खर्चे अपने ज़्यादा कर लिए और इनकम बेशक आपकी ज़्यादा है कम है, लेकिन आपने खर्चे अपने ज़्यादा कर लिए। क्यों? ताकि आप, ये हुकूमत करती है, ये आप और मैं नहीं करते। हुकूमत इसलिए खर्चे ज़्यादा करती है कि चलो किसी बहाने इकोनॉमी को रीस्टार्ट किया जाए। रीस्टार्ट हो जाएगी इकोनॉमी तो बाद में हम टैक्स इकट्ठा करके तो अपना जो खर्चा किया हुआ वो पूरा कर लेंगे। So that is the effects of the Great Depression, and this will help you understand why Franklin D. Roosevelt adopted the policies that he did. बहुत शुक्रिया, thank you.